हेलो नमस्कार। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिट टेक्निक से चाइल्ड बर्थ को हम किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। तो जो मैं यहाँ पर टेक्निक यूज करने वाला हूँ वो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर श्री के.एन. राव सर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, टेक्नोलॉजी क्या। तो उनकी एक बुक है प्लैनेट्स एंड चिल्ड्रन। तो प्रोजेनी या संतान के लिए प्रेडिक्शन देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं उसी से लेकर आपके सामने एक केस यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुरू से एंड तक आप पूरे वीडियो को देखिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत लोगों की डिमांड पर आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीरीज मैं बहुत जल्दी 15 से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जिन लोगों को आती है वो भी देखें, और जिनको नहीं आती है बिगिनिंग से एंड तक मैं प्रेडिक्शन तक आपको लेकर जाऊंगा, और बहुत कम क्लासेस के अंदर। साथ ही में मैं एक नॉर्मल बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज भी एक शुरू करने वाला हूँ। हालांकि उसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, मगर आप मेरे वीडियोस को यदि देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान और ऑथेंटिक वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इजीली आप सीख पाएंगे, और मैं केवल वही चीजें बताऊंगा जो प्रेडिक्शन में आपकी हेल्प करेंगी, और आप इजीली प्रेडिक्शन कर पाएंगे। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी का जो मेन पार्ट है उसके अंदर बाकी बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो आज के टाइम पर मोबाइल या कंप्यूटर एप्स के ऊपर अवेलेबल हैं, तो उन्हें हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं होती। तो उनमें मैं जाऊंगा नहीं, उनके वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अब मैं ऑर्गेनाइज वे में लोगों के कहने पर, काफी मेरे पास व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उनके कहने पर मैं ऑर्गेनाइज वे में, बिल्कुल सिंपल वे में आपके सामने उन्हें प्रेजेंट करूंगा। वीडियो क्वालिटी बेटर या बैड हो सकती है, मगर आपको कंटेंट बिल्कुल सॉलिड मिलने वाला है और ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। उसके अंदर कोई भी प्लस और माइनस मैं अपनी तरफ से नहीं करूंगा। क्लासिक्स के बेस पर एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप सीख पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी मिलने वाले एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उन सभी को बोलिए वो भी सीखें। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा। बाईलिंगुअल होगा, राइटिंग मेरी इंग्लिश होगी, मगर मैं बोलूंगा हिंदी में, तो दोनों तरीके के व्यूअर्स को उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आज बात करने वाला हूं जिस टॉपिक पर था कि एक मैं चाइल्ड ऑफ बर्थ को जस्टिफाई करूंगा। चाइल्ड ऑफ बर्थ में इसलिए ले रहा हूं, प्रीवियस क्लास में मैंने मैरिज जस्टिफाई की थी और चाइल्ड ऑफ बर्थ भी जस्टिफाई किया था, मगर आज फिर मैं चाइल्ड ऑफ बर्थ को जस्टिफाई करूंगा। मैं बहुत सारी कुंडलियां ऐसे लेकर आऊंगा, अलग अलग इवेंट को हम किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। तो चाइल्ड ऑफ बर्थ के कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बता देता हूं, और भी बहुत पैरामीटर्स हो सकते हैं। जो दशाएं इन्वॉल्व होती हैं वो ध्यान रखना है। दशा एंड अंतरदशा जो इन्वॉल्व होगी वो लग्न लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड एंड 9th हाउस 9th लॉर्ड, इनकी दशा या अंतरदशा होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। लग्न लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, चाइल्ड का कारक जुपिटर होता है। तो जब भी आपको चाइल्ड से रिलेटेड दशाएं देखनी है तो जुपिटर से 5th हाउस और 5th लॉर्ड को भी देखना ना भूलें। इवन आप सम केसेस में मून मीन चंद्रमा भी एक लग्न होती है, उससे भी 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड को देख सकते हैं। तो अब मैंने 5 पैरामीटर बना दिए, यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, लग्न और लग्न लॉर्ड, वो तो एक ही होगी। फिर 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड फ्रॉम लग्न, और 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड फ्रॉम जुपिटर भी आप देख लें। 5th हाउस एटलीस्ट देख लें, 5th लॉर्ड नहीं भी देख रहे हैं तो। और 9th हाउस एंड 9th लॉर्ड, तो प्रीवियसली मैं एक वीडियो अपलोड किया था, तो मेरे पास बहुत लोगों ने पूछा कि आपने 9th हाउस क्यों कंसिडर किया है। तो भावत भावम थ्योरी के हिसाब से कोई भी भाव जो रिजल्ट देता है तो उससे उतना ही भाव काउंट करने पर जो भाव आएगा वो भी वही रिजल्ट सूक्ष्म वे में या माइन्यूटली माइक्रो वे में वही रिजल्ट देता है। तो 5th हाउस चाइल्ड बर्थ का हाउस होता है, 5वां भाव, तो 5वें से 5वां 9वां भी चाइल्ड बर्थ देगा। जैसे किसी भी चीज के लिए हम लग्न यूज करते हैं, कारक को भी लग्न लेकर ऑलवेज जिस चीज का जो कारक है उससे वही भाव देखना
चाहिए, तो इन छोटी छोटी बातों को आप धीरे धीरे सीख सकते हैं मेरी ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस में। अब यहां पर चाइल्ड बर्थ के अंदर केवल गोचर के बेस पर भी आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। हालांकि वो 100% ऑथेंटिक होगी या नहीं होगी कहना मुश्किल है, मगर मैंने जो लगाया है अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और के.एन. राव की सर की बुक के बेस पर मैंने देखा है, तो उसमें हम काफी इजीली ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट कि चाइल्ड बर्थ कब होने वाली है, और बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकते हैं अप टू डे ऑफ बर्थ। तो मैं अभी इस कुंडली के अंदर लगाकर दिखाऊंगा आपको। ट्रांजिट के बेस पर क्या टेक्निक है, उन कंसेप्ट को आप नोट कर लें। ट्रांजिट के बेस पे 4 पैरामीटर्स हमें देखने हैं। फर्स्ट वन, जुपिटर और सैटर्न दोनों ही, जुपिटर भी और सैटर्न भी, शनि और गुरु दोनों ही, विद इन 1 ईयर बिफोर चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चा जब बॉर्न होने वाला है उससे 1 साल पहले से, जब तक बॉर्न होने वाला है तब भी तक कभी भी 5th हाउस, 5th लॉर्ड, नाउ 9th हाउस, 9th लॉर्ड को ट्रांजिट में इंफ्लुएंस करें। ट्रांजिट में इंफ्लुएंस करने से क्या मतलब होता है, सैटर्न या शनि की 3 दृष्टि होती है, 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, और एक वो जिस भाव में होता है उसे भी इंफ्लुएंस करता है। तो कुंडली के 4 भावों को सैटर्न हमेशा इंफ्लुएंस करके रखता है। जुपिटर भी 4 भावों को इंफ्लुएंस करता है, एक जिसमें प्लेस्ड है उससे 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस, ये 3 तो दृष्टि होती है, एक जगह पर वो प्लेस्ड है। तो सैटर्न को या तो 5th हाउस को इंफ्लुएंस करे, 5th लॉर्ड को करे, 9th हाउस को करे, 9th लॉर्ड को करे, इन चारों में से किसी को भी इंफ्लुएंस कर रहा है 1 साल के अंदर अंदर, चाइल्ड बर्थ से 1 साल पहले तक कभी भी कर दिया हो उसने इंफ्लुएंस। जुपिटर भी इंफ्लुएंस करे इन चारों में से किसी भी एक पैरामीटर को, चारों को नहीं, किसी भी एक पैरामीटर को, बिफोर 1 ईयर, चाइल्ड बर्थ होने से 1 साल पहले में कभी भी वो इंफ्लुएंस कर दे। तीसरा कॉम्बिनेशन, मार्स को भी इंफ्लुएंस करना चाहिए इन्हीं पैरामीटर्स को, 5th हाउस, 5th लॉर्ड, 9th हाउस, 9th लॉर्ड, 75 डेज के अंदर अंदर। चाइल्ड बर्थ जब भी हो उससे 75 डेज बिफोर, किसी भी दिन वो या कई दिनों तक कभी भी वो उसको इन्फ्लुएंस करके चला जाए, 2 मंथ पहले उसने इन्फ्लुएंस किया और किसी और साइन में चला गया, तभी भी हम मानेंगे। तो हमें 75 बैक डेज जाकर देखना है कि वो कहीं कभी उसने इन्फ्लुएंस किया है क्या इनमें से किसी को। ये तीसरा पैरामीटर है। चौथा, मून, चंद्रमा, 75 आवर्स बिफोर, मतलब ये पिन पॉइंट हो जाएगा बिल्कुल आपका, विद इन 75 आवर ऑफ चाइल्ड बर्थ वो इन्फ्लुएंस करे 5th हाउस, 5th लॉर्ड, 9th हाउस, 9th लॉर्ड। यहां पर 2 पैरामीटर और ऐड कर रहा हूं मैं, लग्न को इन्फ्लुएंस कर दे या चंद्र लग्न को इन्फ्लुएंस कर दे। चंद्रमा भी अपने आप में एक लग्न होता है, मतलब नेटल चंद्रमा, जो कुंडली के अंदर चंद्रमा जहां पे बैठा हुआ है उसको भी इन्फ्लुएंस कर दे 75 आवर्स के अंदर अंदर, तभी भी चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। तो अभी मैंने ये पैरामीटर्स बताए, तो होपफुली आपने वो नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि इस पर्टिकुलर केस में कैसे इवेंट जस्टिफाई होता है। अब ये सारे कॉम्बिनेशन में कोई एक आध कॉम्बिनेशन मिस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सारे लगते हैं, पर नॉर्मली सारे कॉम्बिनेशंस आपके लगेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने प्रैक्टिकल केस है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रेडिक्शन आज से मैंने 30 इयर्स पहले दी थी जब मैं स्टूडेंट था, और वो करेक्ट गई थी, तो वो चार्ट मेरे पास था। तो ये देखिए क्या है, डेट ऑफ बर्थ है नेटिव का 2665, आप नोट कर लें, कुंडली बनाएंगे आप खुद, टाइम है 1910 और बर्थ है मेरठ यूपी। तो एक्यूरेटली बनाते हैं। प्रीवियसली मैंने भेजा था, उसमें कुछ एक लोगों की क्वेरीज आई थी, उसमें थोड़ा टाइम में प्रीवियस वीडियो में कल वाले में गलत कर गया था, वो एक्चुअली 1050 था, तो शायद मैंने बोर्ड पे 1045 लिख दिया होगा, तो उन्होंने बनाई होगी कुंडली, तो थोड़ा वेरिएशन होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि आपका चाइल्ड जो बर्थ हुआ है उसका टाइम ये है, आप ये देख लीजिए 12/5/93 2:17 AM, और ये भी मेरठ है। अब इनकी तो कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है उस डेट की, हमें केवल ट्रांजिट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैंने आपको ये टाइम दिया है कि चाइल्ड बर्थ के लिए आपको ट्रांजिट की रिक्वायरमेंट होगी,
वो ट्रांजिट मैंने लिख दिया है। जब चाइल्ड बर्थ हुआ है तो सैटर्न 11 या एक्वेरियस या कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा था, जुपिटर वर्गो या कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहा था, मार्स उस दिन चाइल्ड बर्थ वाले दिन कैंसर या कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहा था, चंद्रमा या मून उस टाइम कैप्रिकॉर्न या मकर राशि में ट्रांजिट कर रहा था चाइल्ड बर्थ वाले दिन। दशाओं का हाल देखते हैं अब, और मैं अब 1 बाय 1 जस्टिफाई करूंगा 3 दशाओं से। पहले विंशोत्तरी, योगिनी और चर दशा। ये सारी दशाएं आपको निकालना नहीं भी आती तो ये मोबाइल ऐप में आपको इजीली मिली जाएंगी, तो वहां से आप दशाएं देख सकते हो। और निकालनी भी नहीं आती तो आप मेरे निकालने के लिए वीडियोस देखिए, आप सीख जाएंगे। विंशोत्तरी दशा थी नेटिव की सैटर्न, मरकरी एंड मून, शनि, मरकरी एंड मून। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन बनता है क्या। मैंने अभी बताया था दशा होनी चाहिए अंतरदशा, लग्न लग्न लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड, और 5th हाउस आपको जुपिटर से भी लेना है। तो हम यह देखते हैं कि ना ही तो ये लग्न की दशा है ना ही 5th हाउस की दशा है। इन दोनों में लग्न और 5th हाउस किसी से भी लिंकअप नहीं हो रहा है और 9th हाउस से भी लिंकअप नहीं हो रहा है। तीनों में से किसी की भी दशा नहीं है, सैटर्न, मरकरी और मून, क्योंकि इसकी लग्न 9 साइन है, इसका लॉर्ड जुपिटर है। 5th हाउस के अंदर 1 साइन है, उसका लॉर्ड मार्स है, और 9th हाउस के अंदर 5 साइन है, उसका लॉर्ड सन है। तो इनमें से किसी की भी दशा नहीं है। अब मैं देखता हूं जुपिटर को, देख लेते हैं हम। जुपिटर से 5th हाउस देखते हैं, तो देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 साइन लिखा हुआ है। तो 6 साइन का मतलब इसका लॉर्ड हो गया मरकरी। तो देखिए अंतरदशा मरकरी की यहाँ पर चल रही है, ये इवेंट जस्टिफाई हो गया। जो मैंने क्राइटेरिया दिया है उसके बेस पे जस्टिफाई हो गया कि अंतरदशा जुपिटर से 5th की भी दशाओं में चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है। तो इसकी अंतरदशा 5 साइन की है, इसलिए चाइल्ड बर्थ यहाँ पे हमारी जस्टिफाई हो गई है ऑन द बेसिस ऑफ। अब मैं इसके D7 चार्ट को भी जरा देखता हूं। D7 चार्ट में भी ये लगने चाहिए कॉम्बिनेशंस। तो D7 चार्ट ये रहा हमारे पास, ये D7 चार्ट बनाया है मैंने, सप्तांशा चार्ट। तो चाइल्ड बर्थ के लिए सप्तांशा चार्ट देखते हैं। तो देखिए इसमें जो प्रत्यांतर दशा है वो मून की है, वो 5th हाउस में है। तो ये आपका प्रत्यांतर दशा का कॉम्बिनेशन लग रहा है। और अंतरदशा मरकरी की है, जो कि खुद 9th हाउस में भी प्लेस्ड है और 9th लॉर्ड भी है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका सप्तांशा चार्ट में इजीली एप्लीकेबल हो रहा है, आप देख लीजिए आसानी से। यदि आप नवांश चार्ट में भी लगाना चाहते हैं विंशोत्तरी दशा को, तो नवांश चार्ट ये रहा D9 चार्ट। तो D9 चार्ट में आप देखिए कितना इजीली ये कॉम्बिनेशन लग रहा है कि ये 5th हाउस के अंदर 6 साइन है, तो उसी मरकरी की अंतरदशा है, 5th हाउस की अंतरदशा है। तो यहां पर भी ये कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहा है। तो तीनों चार्ट के अंदर अंतरदशा D1 चार्ट के अंदर भी जस्टिफाई कर रही है इवेंट को, D7 के अंदर भी जस्टिफाई कर रही है और D9 के अंदर ही जस्टिफाई कर रही है। तो दूसरी चीज ये मैं बता देता हूं, ज्यादा फोकस चाइल्ड बर्थ या किसी भी केस में अंतरदशा पे करना है, क्योंकि दशा पीरियड बहुत लंबा होता है। 19 ईयर की दशा होगी किसी की, सैटर्न की होगी, तो 19 ईयर में आप दशा को लगाएंगे तो वो उतना ऑथेंटिक नहीं होगा। अंतरदशाओं पर हमें ज्यादा फोकस करना है हर इवेंट के लिए। अब आ जाता हूं, मैंने ये आपको आपके सामने जस्टिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ विंशोत्तरी दशा। दूसरा मैं इसका ले लेता हूं योगिनी दशा। तो योगिनी दशा इस नेटिव की एक और चीज मैं बता देता हूं। आप किसी भी इवेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो दशाएं एग्जैक्टली उस टाइम पर वो नहीं लग रही है, तो आप थोड़ा आगे या पीछे की अंतरदशाएं भी देख सकते हैं। 1 महीने पहले कोई अंतरदशा है तो इवेंट तभी भी हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ ऑलवेज बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, और कोई भी इवेंट होने का मतलब है कि चाइल्ड बर्थ के केस में प्रोसेस ऑफ बर्थ तभी शुरू हो जाता है जबकि वुमेन प्रेग्नेंट होती है। तो उससे बर्थ तक के टाइम में किसी भी अंतरदशा में यदि वो इवेंट जस्टिफाई हो रहा है तो आप उसे जस्टिफाइड इवेंट मानेंगे, और हमें देखना भी इसी तरीके से है। बिल्कुल एक्यूरेटली उस डेट पर आप नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर योगिनी दशा जो थी वो थी संकटा एंड ब्राह्मरी, और जब बर्थ हुआ था उस दिन थी संकटा एंड उल्का। तो ब्राह्मरी एक्चुअली संकटा होती है राहु की और ब्राह्मरी होती है मार्स की, मंगल की। संकटा राहु की है और केतु की एक ही होती है योगिनी, और उल्का होती है सैटर्न या शनि की। तो हम देखते हैं इनमें से कोई न कोई एक दशा, मैंने 2 इसलिए लिए, आसपास में ही अंतरदशाएं बदल रही थी। योगिनी में जो महादशा वो तो चल रही थी संकटा की, मगर उस बर्थ के टाइम के कुछ दिन पहले तक ब्राह्मरी थी और बर्थ के टाइम वाले दिन उल्का हो गई थी। तो मैं दोनों को देखूंगा कि जस्टिफाई होती है कि नहीं ब्राह्मरी के केस पर।
तो देखिए भ्रामरी जस्टिफाई इजीली हो रही है, उसी टाइम 5-7 दिन पहले ही ये चेंज हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 5th हाउस में भ्रामरी मंगल की दशा होती है, तो D1 चार्ट में 5th लॉर्ड मंगल है, तो उसकी दशा में चाइल्ड बर्थ होगी आपकी। D7 चार्ट में हम देखते हैं क्या कुछ बनता है क्या। D7 चार्ट ये रहा सप्तांशा चार्ट। तो यहाँ पे 5th हाउस में 2 साइन है, यहाँ पे देखिए 9th हाउस में केतु हो गया, ये केतु की दशा है। उस दिन संगठा केतु की दशा होती है, तो केतु की दशा है, तो 9th हाउस से D7 चार्ट में लिंकअप हो रहा है। और किसी से लिंक हो रहा है क्या देखते हैं, राहु की भी दशा है और मार्स, दोनों राहु केतु एक साथ, राहु और मार्स एक्चुअली यहाँ पे कंजक्टेड है। बेसिकली राहु एंड मार्स कंजक्टेड है, मगर मार्स का इसमें कोई भी लिंक्ड नहीं है, 5th हाउस से भी नहीं है और 7th हाउस से भी नहीं है, मगर ये सॉरी 9th हाउस से, मगर 9th हाउस में केतु की दशा है, उससे जस्टिफाइड होगी संगठा। राहु और केतु की दशा को संगठा बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भ्रामरी के केस पे क्या जस्टिफाई होता है क्या। भ्रामरी के केस में इसमें D1 चार्ट में जस्टिफाई हो रहा है, और उल्का जो महादशा थी उसके बेस पे D7 चार्ट में जस्टिफाई हो रहा है। तो इसी तरीके से आप देखिए D9 चार्ट के अंदर मार्स 9th हाउस में, और 9th हाउस के अंदर मार्स होने से आपका ये लिंक हो गया। देखिए मार्स भ्रामरी दशा इसको भी जस्टिफाई कर रही है। यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन मैं पहले दे देता हूं कि जिस दिन बर्थ हुई थी उस दिन दशा थी संगठा एंड उल्का, मगर उससे थोड़े दिन पहले दशा थी संगठा एंड भ्रामरी। तो ऑलवेज चाइल्ड बर्थ के केस में आप बिल्कुल उसी दिन की दशा लेना जरूरी नहीं है, उससे कुछ 1-2 महीने पहले में भी हर एक इवेंट में आप देखिएगा यदि 1-आध महीने या 15 दिन के अंदर अंतर दशाएं बदल रही हैं तो आप उसे भी लगाकर देखेंगे। ये आपको ऑलवेज प्रैक्टिस करनी है इस चीज की कि आप उसी अंतर दशा पे पिन पॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैरिज या चाइल्ड बर्थ का जो इवेंट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसमें उससे पहले वाली भी अंतर दशाएं आप लगा के देखेंगे, बाद वाली नहीं लगाएंगे, मगर पहले वाली सभी अंतर दशाओं को आप लगा के देख सकते हैं जो इमीडिएटली चेंज हुई हो। तो योगिनी दशा के बेसिस पर भी ये आपका इवेंट यहाँ पर जस्टिफाई हो जाता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर चर दशा, जेमिनी और पाइसेस की चर दशा है। चर दशा में हमें क्या देखना है, चाइल्ड बर्थ के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पुत्र कारक, जिसकी प्लेनेट की 5th नंबर पे डिग्रीज हो, राहु केतु को छोड़ देते हैं, वो पुत्र कारक इंपॉर्टेंट होता है। 5th पद, 5th हाउस का पद इंपॉर्टेंट होता है, पुत्र कारक से 5वां भाव और 5th पद से 5वां भाव। उपपद लग्न इंपॉर्टेंट होती है, उससे 5वां भाव। इतनी चीजों को आप कम से कम देखें, और भी चीजें हैं मगर इनको कम से कम हमें देखना है। एक तो पुत्र कारक, 5th फ्रॉम पुत्र कारक, 5th पद, 5th फ्रॉम 5th पद, उपपद लग्न से 5th, इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो दशा है, आप देख सकते हो, इसको सॉफ्टवेयर में टैली करेंगे, जेमिनाइन एंड पाइसेस की दशा है। अब यहां पर हम जाकर देखते हैं, देखिए जेमिनाइन एंड पाइसेस, ये रहा पाइसेस और ये रहा आपका जेमिनाइन। तो ये बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर अंदर ये पुत्र कारक इसी जेमिनाइन साइन में बैठा हुआ है, मरकरी पुत्र कारक है, उसी की देखिए जेमिनाइन की दशा है यहाँ पर। फर्दर यदि आप इससे देखना चाह रहे हैं, 5th पद ये रहा, तो 5th पद इसे एस्पेक्ट कर रहा है पाइसेस को, जिसकी अंतर दशा है। ऐसे ही पुत्र कारक भी एस्पेक्ट कर रहा है पाइसेस, और पाइसेस राशि भी इसको एस्पेक्ट कर रही है। 3, 6, 9, 12 राशियां जेमिनी में एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। तो जेमिनी में कॉम्बिनेशन तब बनते हैं जब जिस राशि की दशा है वो कंसर्न हाउस को, भाव को यदि एस्पेक्ट कर रही हो तो वो इवेंट हो जाता है। कोई भी राशि अपनी दशा में यदि पुत्र कारक को एस्पेक्ट कर रही हो, 5th पद को एस्पेक्ट कर रही हो, उससे 5वें भाव को एस्पेक्ट कर रही हो, तो ऐसे में संतान प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे जेमिनी में कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि पुत्र कारक की खुद की दशा है उसी राशि की जिसमें पुत्र कारक बैठा हुआ है, 5th पद भी को भी वो राशि देख रही है जिसकी दशा है, ऐसे ही जो अंतर दशा वाली राशि है वो 5th पद को भी देख रही है, पुत्र कारक को भी देख रही है, और भी कॉम्बिनेशन इसमें बन रहे होंगे। मैंने उतने कॉम्बिनेशन पे अभी यहाँ पर फोकस किया नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सफिशिएंट है इस इवेंट को जस्टिफाई करने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता हूं मैं आपको ट्रांजिट के बेस पे, मैंने तीनों दशाओं से आपको इवेंट को जस्टिफाई किया है। तो जो भी इवेंट यदि एक से ज्यादा दशा से जस्टिफाई होता है तो वो
आपको प्रूव कर देता है कि ये इवेंट होने ही वाला है। ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करता है आपके कंसेप्ट को। आप जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं उस प्रेडिक्शन में आप और श्योर हो जाते हैं, सर्टेन हो जाते हैं कि ये प्रेडिक्शन सही जाने वाली है। तो जब भी आप प्रेडिक्शन दें तो एक से ज्यादा दशा सिस्टम और ट्रांजिट को जरूर लगाएं। अब मैं ट्रांजिट से इसको जस्टिफाई करता हूं। देखिए कि चाइल्ड ऑफ बर्थ होगा या नहीं होगा। तो ट्रांजिट के मेरे जो कंसेप्ट है वो ये है कि सैटर्न 5th हाउस 5th लॉर्ड या 9th हाउस 9th लॉर्ड को विद इन 1 ईयर एस्पेक्ट करना चाहिए। तो आप ये टैली करना, उस टाइम सैटर्न 11 साइन में था, ये 11 साइन रहा सैटर्न का, यहीं पे था। तो 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, बस ये कंडीशन काफी है। 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है ये, बाकी किसी को एस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है मैं यहाँ पे देख ही नहीं रहा हूँ। ये 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो इसने कंडीशन मीट कर दी सैटर्न ने चाइल्ड बर्थ की। अब हम चले जाते हैं जुपिटर पे। जुपिटर 6 साइन में ट्रांजिट कर रहा था उस टाइम। तो देखिए 6 साइन में यहाँ पे जुपिटर ट्रांजिट कर रहा था, तो 5th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा था। 5th लॉर्ड, 5th में 1 साइन है, उसका लॉर्ड मार्स है, मंगल है, तो उसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा था। इसलिए जुपिटर ने भी हमारी कंडीशंस को मीट कर दिया ट्रांजिट की को। तीसरा ट्रांजिट है मार्स का, मतलब उस टाइम ही कर रहा था, करके बाहर निकल गया होता तभी भी चाइल्ड बर्थ हो जाता। एट द टाइम ऑफ बर्थ ही ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों। ऐसा भी होता है कि वो करंटली नहीं कर रहा है, उससे एक राशि आगे निकल गया, पीछे करके निकल गया, तभी भी हम मान के चलेंगे विद इन 1 ईयर। अगर यहाँ पे तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कर रहा है। तीसरा हम देखते हैं मार्स। आप ये कंसेप्ट लगाइएगा जरूर अपने, बहुत चार्ट्स पे लगाइए जिनमें आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, तो देखते हैं कितने परसेंटेज केसेस में लगता है। 70 to 80% केसेस में 100% लगेगा। तो देखिए मार्स 4 साइन में था उस टाइम ट्रांजिट के टाइम, तो मैं 4 साइन में मार्स को प्लेस कर देता हूं। तो मार्स यहाँ पे था, तो यहां से देखते हैं कि वो किसी को एस्पेक्ट कर रहा है क्या 4 साइन में। तो अभी तो नहीं करता हुआ नजर आ रहा। 4 साइन से 1 2 3 4, ऐसे ही यदि मैं 5 6 7 8, तो ये किसी को भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा है अभी। मगर ये कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले यहाँ पे रहा होगा, क्योंकि मार्स तो 1 या 2 महीने में ट्रांजिट करता है। 75 डेज की कंडीशंस बताई है मैंने, तो अभी करंटली ये ट्रांजिट में इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मगर ये अब से जस्ट 1 मंथ पहले ही, 20 या 25 दिन पहले ही ये 3 साइन में था। आप चेक कर लेने से, तो 3 साइन से ये 5th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। 1 2 3 4, 4th एस्पेक्ट से 5th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। तो विद इन 75 डेज वो इन्फ्लुएंस करे, बर्थ से 75 डेज पहले कभी भी इन्फ्लुएंस करे। तो मार्स ने भी इसको 75 डेज के अंदर अंदर इन्फ्लुएंस किया है, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब आ जाते हैं हम चौथी कंडीशन पे, मून। मून 10 साइन में है इस कुंडली उस टाइम ट्रांजिट में, तो 10 साइन ये रहा। तो देखिए मून भी नहीं कर रहा, 10 साइन से नहीं कर रहा है, मगर आप ध्यान रखिए कि मून 2 दिन के अंदर ही राशि बदल लेता है। तो 1 दिन पहले ही मून यहां पे था लग्न में, तो मून के लिए क्या कंडीशन है, वो 75 आवर्स पहले, बर्थ से 75 आवर्स के अंदर अंदर कभी भी इंफ्लुएंस करे। तो मून ने उस दिन तो नहीं था जिस दिन बर्थ हुई थी 12th मई को, मगर ये 10th मई को यहीं पे था 9 साइन में, तो लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा था। मून के लिए मैंने एडिशनल कंडीशन लगाई है, मून विद इन 75 आवर ऑल्सो, लग्न और लग्न लॉर्ड और मून साइन, और वो चारों पैरामीटर तो है ही, 5th हाउस 5th लॉर्ड 9th हाउस और 9th लॉर्ड, इनमें से किसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर मून ये 9th लॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस कर रहा था उसी दिन, 9th लॉर्ड सन है उसे भी इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको ये चाइल्ड बर्थ पूरी कंपोजिट टेक्निक से, ऑन द बेसिस ऑफ चर दशा, ऑन द बेसिस ऑफ विंशोत्तरी दशा, ऑन द बेसिस ऑफ योगिनी दशा एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट आपको बताया है। इसमें जो मैंने कंसेप्ट बताया है उसे आप कुंडलियों पर लगा कर देखें तो मैक्सिमम केसेस में आपको सक्सेस मिलेगी। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लाइक और शेयर करने से ही मुझे एनर्जी मिलती है और मैं नई नई चीजें आपके सामने लेकर आता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स वगैरह को बताएं, क्योंकि बेसिक एस्ट्रोलॉजी के ऑल्दो बहुत सारे, मेरे पास एक व्यूअर ने एक कमेंट भेजा कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक तो बहुत सारे चैनलों पर है, पर मेरा आइडिया है कि उनमें उन लोगों ने अपनी कहानियां बहुत ज्यादा डाली हुई हैं, और मैं आपको जो बताऊंगा वो मेरी अपनी कहानी नहीं होगी, वो जो क्लासिक्स में लिखा हुआ है,
हमारे संत और ऋषियों ने जो भी एस्ट्रोलॉजी बताई है मैं उसी बेस पर बताऊंगा। तो बिल्कुल ऑथेंटिक और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अपने सभी जो भी सीखना चाहते हैं उन्हें बताएं। हमारा ऑब्जेक्टिव इस एस्ट्रोलॉजी को घर घर तक पहुंचाना है। नमस्कार, धन्यवाद।